4 फरवरी 2004 शाम के 4:30 बज रहे हैं और पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न पर एक शख्स को शदीद ज़हनी दबाव के आलम में लाया गया। उनके हाथ कांप रहे हैं और ज़बान लड़खड़ा रही है। उनके हाथ में एक पर्ची थमाई गई है जिसे हर सूरत उन्हें पढ़ना है और यूं वो पर्ची पढ़कर अपनी पूरी कौम से माफ़ी मांगने लगता है। ये शख्स कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं। Interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that हुआ कुछ यूं कि जब से पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए हैं 1998 में, तब से पाकिस्तान के दुश्मनों को डॉक्टर साहब खटकने लगे। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया। परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को अमेरिकी जंग में धकेला। अमेरिका इमदाद और एड्स की मद में पाकिस्तान से बार बार कई चीज़ों के मुतालबा करते रहे। पहले समंदरी रास्ता, फिर हवाई रास्ता और फिर ज़मीनी रास्ता हासिल करने के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाक़ाजात के गयूर पख्तूनों को और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को दहशतगर्द मनवाया। अब बारी थी पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, जिनकी पुरानी वीडियो सेमिनार्स और लेक्चर्स को बुनियाद बनाकर इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के एटमी सीक्रेट्स बेचे हैं शिमाली कोरिया, ईरान और इंडिया को। जिसके बाद मुशर्रफ हुकूमत ने सन 2001 में डॉक्टर कदीर खान को खान रिसर्च सेंटर के ओहदे से हटाया और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की चेयरमैनशिप से भी जबरी रिटायर करवाया। फिर अपने हुकूमत में स्पेशल एडवाइज़र का ओहदा देते हैं, लेकिन किसी फ़ोन कॉल के वजह से परवेज़ मुशर्रफ उन्हें इसी ओहदे से भी फारिग करवाते हैं और इनके ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू कर देते हैं। 2 फौजी जर्नल खालिद खादवाई और एहसानुल हक तफ्तीशी अफसरान मुकर्रर हैं जो रोज़ आते हैं और डॉक्टर कदीर खान से तफ्तीश शुरू करते हैं। हालात की नज़ाकत को देखकर डॉक्टर कदीर खान सबसे पहले अपने बेटी को अपने ही हाथों बनाए गए नाकाबिले तस्खीर वतन से महफूज जगह यानी इंग्लैंड भेजते हैं ताकि वहाँ पर महफूज रहे और यहाँ तफ्तीश का सामना करने लगता है। इस दौरान उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से भी मुलाकात की और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। परवेज़ मुशर्रफ ने यह दहानी करवाई, लेकिन उसका भी कुछ नहीं बना और तफ्तीश तू का तू जारी रहा। और तलत हुसैन के मुताबिक एक दिन तफ्तीशी अफसरान ने डॉक्टर कदीर खान से कहा कि अगर आप तफ्तीश में ताउन नहीं करेंगे तो अमेरिका और इसराइल की एजेंसियां आपकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो कि इंग्लैंड में है और फिर हम चाह कर भी उनको रोक नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अपने घर पे नज़रबंद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ तफ्तीश का दायरा कार बढ़ता गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो 2004 में कौम से माफ़ी मांग लें और यूं उन्हें एक टाइप राइटिंग दी हुई एक पर्ची थमा दी गई जिसके मुताबिक उन्हें माफ़ी देने पे मजबूर किया गया। डॉक्टर साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस बेचे हैं ईरान और शिमाली कोरिया और लीबिया को। अब इतने बड़े बड़े सिलेंडर्स सेंट्रीफ्यूजेस के बेचना और वो भी किसी रास्ते पर, मतलब समंदरी रास्ते पर, हवाई रास्ते पर या ज़मीनी रास्ते पर कैसे पहुंच गए इन ममालिक को, फौजी जहन इन सवालात से बिल्कुल फारिग, उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। अब जब ये साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस सिलेंडर्स भेजे हैं, लेकिन इल्ज़ाम फिर भी लगाया गया कि आपने सीक्रेट्स बेचे हैं, मतलब इल्म बेचा है, तो ज़ाहिरी बात है किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया जाता है ये सारे मालूमात वहाँ पर किसी भी तालिब इल्म को मिल सकती है, तो उन्हें बेचने की या फ़रोख्त करने की ज़रूरत क्यों है?
یہ بھی ایک کامن سینس کی بات تھی، لیکن حکومت وقت اس بات کو سمجھ نہیں پاتی یا سمجھنا نہیں پاتی، اور آقا کا حکم سر آنکھوں پر رکھنے والی سرکار نے ان کی سالوں کی محنت اور خواری کو ایک ہی جھٹکے میں زموئی بوس کرایا۔ تاریخ کا ایک دردناک اور شرمناک حصہ ضرور رہے گا، جس کا اعتراف بعد میں پرویز مشرف نے بھی اپنی ایک انٹرویو میں کی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر قدیر خان سے زیادتی کی ہے۔ 1936 میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1952 میں پاکستان شفٹ ہوئے، 1961 میں ماسٹر کیا اور اس کے بعد جرمنی اور ہالینڈ چلے گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ 1972 میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد چند سال ہالینڈ میں جاب کیا اور اس کے بعد پاکستان لوٹے۔ 22 سالہ جدوجہد کی اور چند سائنسدانوں کو ملا کر پاکستان کو ایٹمی پاور بنوایا۔ 2004 سے 2011 تک اپنے ہی گھر پر قید رہے۔ 2011 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر رہائی ملی۔ 2021 میں 86 سال کی عمر میں کورونا کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ اسلام آباد کے H8 قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ H8 قبرستان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس اور GHQ واقع ہونے کے باوجود ان لوگوں کو فرصت نہیں ملی کہ پاکستان کے محسن کے جنازے میں شرکت کر سکے۔ کافی گہرائی سے سوچنے کی بات ہے کہ جس ملک میں کرکٹرز، ایکٹرز، سیلیبریٹیز کو بہت پذیرائی ملتی ہے، لیکن تعلیمی یافتہ لوگوں کو، سائنسدانوں کو یا ماہرین تعلیم کو کتنی پذیرائی ملتی ہے، پھر بچے اپنا فیوچر کہاں پر ڈیسائیڈ کریں گے؟ وہ ماہرین بنیں گے سائنس میں، تعلیم میں، یا وہ ایکٹرز، کرکٹرز اور سیلیبریٹیز بننے کو ترجیح دیں گے؟